हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? बिल्कुल। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भगवान से आग्रह करूंगा कि आप इसी तरीके से हमेशा खुश रहें, इसी तरीके से हमेशा अपने मेहनत में जुटे रहें, क्योंकि हमें अपने मेहनत के बल पे एक दिन फाइनल सिलेक्शन लेना है और जो हमारी सफलता की जो सीढ़ियां हैं उसे पार कर जाना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज का जो हमारा न्यू टॉपिक है दोस्तों, वो है हमारा भूकंप और ज्वालामुखी। आप बोलेंगे कि ये किस सेक्शन का टॉपिक है? आपको पता होगा कि भूकंप और ज्वालामुखी है जो ज्योग्राफी सेक्शन से लिया गया है। अर्थात आज हम लोग ज्योग्राफी को पढ़ेंगे और ज्योग्राफी में भी भूकंप और ज्वालामुखी को। तो ये जो वीडियो है दोस्तों, ये वीडियो लाने का मेरा मुख्य मकसद यही है कि भूकंप और ज्वालामुखी से जुड़े अगर किसी भी प्रकार का प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं तो ये वीडियो देखने के बाद आप उन सारे प्रश्नों को सही तरीके से सॉल्व करके आएंगे, यानी 100% बिल्कुल सही करके आएंगे। और जब 100% सही करेंगे आपको फाइनल सिलेक्शन ज़रूर मिलेगा। लेकिन ये कोई एक दिन का चमत्कारी, कोई जादुई बातें नहीं है। आपको लगातार मेहनत करना, जब तक कामयाब नहीं होते तब तक आपको मेहनत करना है और उसके लिए मैं आप लोगों का साथ दूंगा। और जब हम साथ देंगे तो आपका भी फर्ज बनता हमें साथ देने का। तो हम दोनों भाई, हम सभी भाई लोग मिलके एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए अपने अपने टारगेट को पूरा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का जो टॉपिक भूकंप और ज्वालामुखी है उसकी शुरुआत करते हैं। और मुझे उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि ये वीडियो आप लोग को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और अगर पसंद आता है तो दूसरे के पास भी शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए, तो भूकंप की बात आता है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं भूकंप। देखिए, भूकंप और ज्वालामुखी दो बड़े बड़े टॉपिक हैं जिसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे भूकंप के बारे में, उसके बाद ज्वालामुखी के बारे में पढ़ेंगे। अब सबसे पहले जानते हैं भूकंप का परिभाषा, क्योंकि हमारा क्या रोल है दोस्तों, जो भी टॉपिक स्टार्ट करें उस टॉपिक का जो परिभाषा होता है उसे सबसे पहले जानें। जैसे मान लिया कि हम विज्ञान पढ़ रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि विज्ञान किसे कहते हैं। मैथ्स पढ़ रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि मैथ्स किसे कहते हैं, कहाँ से आया और इसका क्या हमारे जीवन में उपयोग है। इन सारी बातों को आपको जानना बेहद ज़रूरी है। तो सबसे पहले भूकंप की बात करते हैं। भूकंप है जो दोस्तों, जब पृथ्वी पे अनावश्यक रूप से जो हलचल मचती है तो उसी हलचल को हम क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। यानी अनावश्यक रूप से उत्पन्न होने वाली जो हलचल होती है उसी हलचल को हम क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। अब ये भूकंप उत्पन्न होती ही है क्यों? भूकंप क्यों उत्पन्न होती है? ज्वालामुखी क्यों उत्पन्न होती है? पहाड़ और पर्वत का निर्माण कैसे हुआ है? इन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे भूकंप की बात करें तो ये है पृथ्वी, ठीक है। और पृथ्वी में लगभग 100 किलोमीटर के नीचे, कितना दोस्तों? लगभग 100 किलोमीटर के नीचे एक लिक्विड परत है। पृथ्वी के अंदर लगभग 100 किलोमीटर के नीचे एक लिक्विड परत है जिसको क्या बोलते हैं? एक लिक्विड मंडल है जिसको बोलते हैं दुर्बल मंडल। क्या बोलते हैं दोस्तों? दुर्बल मंडल इसे बोलते हैं। अब ये जो दुर्बल मंडल है दोस्तों, ये लिक्विड परत जो है ना, इस लिक्विड परत में अनेक प्रकार की प्लेटें पाई जाती हैं। क्या हमने बोला कि पृथ्वी के लगभग 100 किलोमीटर के नीचे एक लिक्विड परत है जिसे हम लोग दुर्बल मंडल के नाम से जानते हैं। और ये दुर्बल मंडल अर्थात लिक्विड परत में अनेक प्रकार की प्लेटें पाई जाती है और वो प्लेटें कुछ इस प्रकार की होती हैं। और ये प्लेटें क्या करती हैं? ये गति करते हुए एक दूसरे के आसपास आती है और एक दूसरे से घर्षण करती है। जैसे देखिए, एक प्लेट ऐसे है और एक प्लेट ऐसे है। ये है जो इधर से आ रहा है और ये है जो इधर से जा रहा है। तो जब एक दूसरे के आर पार आने जाने से इसमें घर्षण होती है। तो इस प्रकार की ये जो प्लेट है, ये प्लेट गतियां करती है। तो इस प्रकार की जब एक प्लेट ऊपर जा रही होती है और एक प्लेट नीचे आ रही होती है, तो ऐसे प्लेटों की जो गति को हम लोग क्या बोलते हैं? रूपांतरित गति इसे कहते हैं। क्या इसे कहते हैं दोस्तों? रूपांतरित गति के नाम से इसे हम लोग जानते हैं। एक और चीज़ें हैं प्लेट से जुड़ी ही। जैसे एक प्लेट ये है, ठीक है, और एक प्लेट ये है।
और ये इस प्रकार से गति करती है। दो प्लेट जब एक दूसरे से दूर भागती है तो ऐसे जो गति होती है इसको हम लोग कहते हैं अपसारी गति। क्या कहते हैं दोस्तों? अपसारी गति। जबकि एक प्लेट और बात करते हैं, एक प्लेट का हम लोग और जिक्र करते हैं। एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है। जब दो प्लेट एक दूसरे के ऊपर आके चढ़ जाती है तो इस प्रकार की जो गति होता है उसको हम लोग बोलते हैं अभिसारी गति। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो प्लेट ये जो जितने भी प्रकार का दुर्बल मंडल में जो प्लेट होती है वो तीन प्रकार की गतियां करती है। जब दो प्लेट एक दूसरे के आर पर होती है, आर पर करते हुए एक दूसरे में टच करती होगी, घर्षण होती है, तो ऐसे प्रकार का जो गति होता है प्लेटों का, इसे हम लोग बोलते हैं रूपांतरित गति। और जब दो प्लेट एक दूसरे से दूर भागती है तो इस प्रकार की गति को अपसारी गति। और जब दो प्लेट एक दूसरे के ऊपर आके चढ़ जाती है तो ऐसे प्रकार की गति को हम लोग क्या कहते हैं? अभिसारी गति कहते हैं। ठीक है। अब एक बात और दोस्तों, ये जो प्लेटों का जो गति से संबंधित जो भी नियम है, इस नियम को किसने प्रतिपादित किया? तो ये आप लोग माइंड में सेटअप करेंगे, वेगनर महोदय ने। क्वेश्चन आता है कि प्लेटों से संबंधित जो सिद्धांत है वो किसने दिया? तो वेगनर महोदय। आप लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, जरूर जानते होंगे वेगनर महोदय के बारे में, और नहीं जानते हैं तो आज से आप लोग माइंड में सेटअप करेंगे कि प्लेटों से संबंधित जो भी सिद्धांत था, अर्थात प्लेटों को गति करने का जो भी रूल था, उन सभी रूलों के बारे में जो सिद्धांत है, सिद्धांत किसने दिया था? वेगनर महोदय ने दिया था। ठीक है। तो उम्मीद है कि समझ गए होगा। अगर बात करें कि रूपांतरित गति के कारण क्या उत्पन्न होती है, तो रूपांतरित गति के कारण दोस्तों भूकंप उत्पन्न होती है। रूपांतरित गति के कारण भूकंप उत्पन्न होती है, जबकि अपसारी गति के कारण ज्वालामुखी उत्पन्न होती है। ज्वालामुखी उत्पन्न होती है। और अभिसारी गति के कारण पर्वत उत्पन्न होती है, पर्वतों का निर्माण होती है। जैसे हमारा जो हिमालय पर्वत है वो इसी अभिसारी गति के कारण इसका निर्माण हुआ, हिमालय पर्वत का। तो उम्मीद है कि ये आप लोग समझ गए होंगे। इसे आप लोग क्या करें, आप अपने कॉपी में इसी प्रकार के फिगर सहित डायग्राम बनाएं, ताकि डायग्राम से क्या होता है, चाहते तो हम इसको बिना प्लेट खींचे हुए, बिना प्लेट का फिगर बनाए हुए हम आपको समझा सकते थे थ्योरी के रूप में, लेकिन वो जो हम बकते हैं, जो हम थ्योरी के रूप में बोलते हैं, वो आपको माइंड में कम रहता है। किसी फिगर को आप जब एक बार देख लेते हैं तो वो माइंड में सेटअप हो जाता कि ये फिगर कैसे बनाया गया और कहाँ पे क्या क्या लिखा गया है। तो उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि इसे आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब इसे हम लोग क्या करते हैं, रब करते हैं, और रब करने के बाद क्या करेंगे कि इसके आगे का जो कुछ चीज़ें हैं उसको हम लोग जानेंगे। चलिए इसको मिटाते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट लें या फिर नोट करें। चलिए भूकंप के बारे में कुछ और चीज़ें जो जहाँ से काफ़ी मात्रा में प्रश्न आता है। देखिए ये हमारा पृथ्वी है, ठीक है, और पृथ्वी के जिस भाग से भूकंप निकलती है ना, सबसे पहले पृथ्वी के जिस हिस्से से, जिस केंद्र से भूकंप का उद्गम होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग उद्गम केंद्र कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहेंगे? उद्गम केंद्र कहते हैं। आप लोग नोट करेंगे, उद्गम केंद्र। और जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मुख्य केंद्र भी इसको कहते हैं, मुख्य केंद्र भी इसको कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब जहां पे सबसे पहले भूकंप को महसूस किया जाता है, जैसे यहाँ से भूकंप निकली तो जहाँ पे सबसे पहले भूकंप को महसूस किया जाता है उसको बोलते हैं अधिकेंद्र। ठीक है, तो ये दो पॉइंट आप लोग माइंड में सेटअप करेंगे कि भूकंप जहाँ से निकलती है उसको हम वो लोग बोलते हैं उद्गम केंद्र या फिर मुख्य केंद्र, और जहाँ पे सबसे पहले भूकंप को महसूस किया जाता है उसे हम बोलते हैं अधिकेंद्र। जैसे कैसे पता चलेगा कि भूकंप है कि नहीं, उसे हम लोग महसूस करते हैं, तो जहाँ पे सबसे पहले महसूस किया जाता है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अधिकेंद्र कहते हैं। तो उम्मीद है कि समझ गए होंगे। चलिए इससे जुड़े जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में उसको हम लोग जानते हैं। जैसे इससे जुड़े ये प्रश्न आता है कि भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है?
तो सिस्मोलॉजी, भूकंप का अध्ययन क्या कहलाती है? सिस्मोलॉजी। भूकंप का मापन क्या कहलाती है? सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ। भूकंप का जो तीव्रता का मापन है वो किससे किया जाता है? रिक्टर स्केल। ये चीज़ें हैं, 3 चीज़ें। भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? जैसे होता है ना कि फलों का अध्ययन क्या कहलाता है, पेड़ पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है, ठीक है। तो उसी तरीके से भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? सिस्मोलॉजी। उसके बाद भूकंप मापन, यानी भूकंप किस में मापा जाता है? सिस्मोग्राफी में, ठीक है, सिस्मोग्राफी से मापा जाता है। और भूकंप कितने तेज गति से आया, अर्थात कितने तीव्रता से भूकंप आई, होता है ना 40 किलोमीटर प्रति सेकेंड या फिर 30 किलोमीटर प्रति सेकेंड, यानी इसकी तीव्रता, इसकी जो स्पीड है कितने स्पीड से आई, तो वो मापने के लिए रिक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। तो उम्मीद है कि भूकंप से जुड़े सारे चीज़ें आप लोग को समझ में आ गया होगा। एक बात है दोस्तों कि जापान में सबसे ज़्यादा भूकंप आती है, ये बात आप लोग समझ गए होंगे, जानते भी होंगे कि विश्व का कौन सा ऐसा देश है जो हमेशा भूकंप से प्रभावित होते हैं, तो वो है जापान। अब ऐसा इसलिए होता है दोस्तों कि देखिए जापान क्या है, अब जापान क्या है दोस्तों कि जापान के बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए जापान में क्या है कि एक तरफ है ये प्लेट और एक तरफ है ये प्लेट। ये जो प्लेट है ना, ये जो प्लेट है इसको हम लोग बोलते हैं एशियन प्लेट। ये है एशियन प्लेट और ये है प्रशांत महासागर का प्लेट। यहाँ पे एशियन प्लेट और प्रशांत महासागर के प्लेट के किनारे के बीच में जापान है। और हमने क्या बताया था कि भूकंप वहीं पे उत्पन्न होगा जिस हिस्से में ये प्लेटें हैं जो आपस में टकराव करेगी, आपस में घर्षण करेगी। तो जिस हिस्से में ये प्लेट रहेगी उसी हिस्से में तो घर्षण होगी। जैसे हिमालय के बारे में हमने क्या जाना कि हिमालय का जो उत्पत्ति है वो अभिसारी गति करने के कारण हुआ, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे कोई प्लेट का किनारा होगा। प्लेटों का किनारा जहाँ पे होगा वहीं पे तो टकराव होगा, तो वहाँ पे कोई प्लेटों का किनारा होगा जिसके कारण वो 2 प्लेट उसमें टकराया होगा और टकराने के बाद हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। यानी कहीं ना कहीं भूकंप उत्पन्न होने के लिए प्लेटों का होना जरूरी है। तो उसी प्रकार जापान कहाँ पे स्थित है, तो एशियन प्लेट के किनारे पे और ये जो प्रशांत महासागर का प्लेट है उसके बीच में अवस्थित है जापान। यही कारण है कि ये जब दोनों प्लेट हमेशा टकराते रहती है, एशियन प्लेट और प्रशांत महासागर का जो प्लेट है ये दोनों हमेशा टकराते रहती है, और यही कारण है कि इसका झेलना पड़ता है जापान को। ये सारी कंडीशन का जो जड़ है वो जापान को झेलना पड़ता है। जापान में सबसे ज़्यादा भूकंप का प्रभाव देखने के लिए मिलता है। तो उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। तो आप लोग क्या करेंगे, इसको नोट करेंगे और फिर हम लोग देखते हैं क्या ज्वालामुखी के बारे में। चलिए तो इसे आप लोग नोट करें। ज्वालामुखी को पढ़ने से पहले कुछ और चीजें, जैसे भूकंप जब उत्पन्न होती है ना, भूकंप जब उत्पन्न होती है तो सबसे पहली जो तरंग आती है उसको बोलते हैं पी तरंगे। उसके बाद आता है एस तरंगे, उसके बाद बोलते हैं एल तरंगे, उसके बाद आता है ये जो पी तरंगे होता है दोस्तों। ये जो पी तरंग है जिसको प्राइमरी वेव कहते हैं, यानी प्राथमिक तरंग भी कहते हैं, इसीलिए इसको पी से। एस तरंगे यानी सेकेंडरी वेव अर्थात द्वितीयक जो तरंग होता है वो। उसके बाद एल तरंगे। देखिए यहाँ पे पी जो तरंगे है ये किस गति से आती है, तो ये लगभग 8 किलोमीटर सबसे तीव्र गति से ही आती है। पी तरंगे सबसे तीव्र गति से 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है, 8 किलोमीटर प्रति सेकंड। जबकि जो एस तरंगे है वो 4 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है, और जो एल तरंगे है वो 1.5 किलोमीटर से लेकर 3 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से आती है। ये बात आप लोग जानेंगे।
अब पी जो तरंगे है, यहाँ पे हमने बताया था कि ये हमारा पृथ्वी है और ये केंद्र है जहाँ से भूकंप उत्पन्न होती है। यहाँ पे सबसे पहले महसूस किया है तो उसको अधिकेंद्र कहते हैं। अब बात रहा कि ये भूकंप जब उत्पन्न होती है तो कौन सा तरंग है जो पृथ्वी के बीच से होकर गुजरती है, यानी पृथ्वी के केंद्र से होकर गुजरने वाली जो तरंग है वो कोई और तरंग नहीं है, यही पी तरंग है जो पृथ्वी के केंद्र से होकर गुजरती है। जबकि एस तरंग और एल तरंग पृथ्वी के केंद्र से होकर नहीं गुजरेगा। ठीक है, तो प्राइमरी वेव है जो सबसे पहले आती है और ये पृथ्वी के केंद्र से लगभग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से गुजरती है। लेकिन एस तरंगे है, ये पी तरंगे जो है वो कोई ज़्यादा खास हानिकारक नहीं है, कोई खास, अरे भूकंप है तब तो लॉस तो होगा ही, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं जितना कि ये एल तरंग है। एल जो तरंग है वो सबसे बाद में आती है, लेकिन सबसे ज़्यादा विनाशकारी तरंग ये होता है। तो क्वेश्चन आता है कि सबसे ज़्यादा विनाशकारी तरंग कौन है, तो एल तरंग, जिसको बोलते हैं लव वेव। ठीक है, क्या बोलते हैं, लव वेव। तो उम्मीद है कि ये समझ गए होंगे। तो यही चीज़ था भूकंप के ऊपर, भूकंप के बारे में फाइनल जानकारी हम लोग हासिल कर चुके हैं। तो मुझे उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप लोग क्या करेंगे, इसको नोट करेंगे और इसको माइंड में सेटअप करने की कोशिश करेंगे और एग्जाम में जो भी प्रश्न इससे जुड़े आएंगे सारे प्रश्नों को आप लोग क्लियर कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अब हम लोग ज्वालामुखी की तरफ। चलिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं ज्वालामुखी को पढ़ रहे हैं। जैसे भूकंप का डिफिनेशन हमने पढ़ा भूकंप पढ़ने से पहले, उसी तरीके से ज्वालामुखी पढ़ने से पहले ज्वालामुखी का जो परिभाषा है उसको जानते हैं। तो पृथ्वी पे प्राकृतिक रूप में पाए जाने वो दरारें या छिद्र जिससे होकर गर्म लावा निरंतर निकलते रहती है, उसे हम क्या कहते हैं, ज्वालामुखी कहते हैं। आई बात समझ में? देखिए, इसको हम लोग मैप के द्वारा समझते हैं। जैसे ये हमारा पृथ्वी है और ये पृथ्वी और ये पृथ्वी का जो मुंह है जहाँ से होकर गर्म लावा निकलती है। देखिए, ये पृथ्वी है, पृथ्वी से क्या होती है, गर्म लावा, भारी मात्रा में गर्म लावा निकलती है, गर्म लावा निकलती है। तो ये लावा, यही जो लावा है, जब ये बाहर आता है तो इसको बोलते हैं लावा, जब ये अंदर होता है तो इसको बोलते हैं मैग्मा। अब यहाँ पे सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये है, कहता है कि ज्वालामुखी भड़कती है, ज्वालामुखी जब उत्पन्न होती है तो उस समय तो निरंतर गर्म लावा निकलती ही है, भारी मात्रा गर्म लावा तो निकलती ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा क्या निकलता है, तो सबसे ज़्यादा निकलता है दोस्तों, क्या सबसे ज़्यादा निकलता है, जल वाष्प। उसके बाद SO2 और NO2 के बारे में आप लोग जानते होंगे, जो कि अम्लीय वर्षा के रूप में जाना जाता है, अम्लीय वर्षा के लिए जाना जाता है। SO2 के कारण ही अम्लीय वर्षा होती है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी जब भड़कती है तो सबसे ज़्यादा क्या निकलती है, जल वाष्प निकलती है। समझ में आ गया होगा। चलिए, अब ये तो हो गया। उसके अलावा ज्वालामुखी भड़कने से कुछ आकृति का निर्माण होता है, जैसे डाइक, लाइकोलिथ, पाइकोलिथ, इस तरीके का आकृति बनता है। तो देखिए, ये जो जब ज्वालामुखी भड़कती है तो इस प्रकार का ये आकृति बनता है, डाइक का निर्माण होता है, लाइकोलिथ का निर्माण होता है। तो डाइक क्या होता है कि जब दो दरारें के बीच जो लावा निकलती है वो लावा फंस जाती है, यानी जो मैग्मा होती है वो जब जम जाती है तो उससे जो आकृति बनता है उसको कहते हैं डाइक। क्या हमने बताया कि दो दरारों के बीच जब गर्म लावा का जमाव हो जाता है, गर्म लावा जब जम जाती है तो इसको हम लोग बोलते हैं डाइक। ठीक उसी प्रकार लाइकोलिथ, पाइकोलिथ भी जो आकृति, ये सब आकृति है, ये कूचे टीले की जैसा दिखाई देता है, ये आकृति है जो कि ज्वालामुखी उत्पन्न होने के कारण ऐसा होता है। तो ये आप लोग समझ गए होंगे। अब बात रहा कि ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं। तो ज्वालामुखी की बात करें दोस्तों, ज्वालामुखी 3 प्रकार के। कौन कौन ज्वालामुखी? एक होता है सक्रिय ज्वालामुखी, और दूसरा होता है प्रसुप्त ज्वालामुखी, और तीसरा होता है जो हमारा है वो है मृत ज्वालामुखी। अब तीनों के बारे में जानते हैं हम लोग।
सक्रिय ज्वालामुखी क्या होता है? वैसे ज्वालामुखी जिससे होकर गर्म लावा निरंतर निकलते रहती है, हमेशा लगातार निकलती रहती है, उसे हम लोग बोलते हैं सक्रिय ज्वालामुखी। जबकि प्रसुप्त ज्वालामुखी की बात करें तो वैसे ज्वालामुखी जिसके द्वारा गर्म लावा अभी नहीं निकल रही है लेकिन कभी ना कभी निकलेगी, इसको हम लोग बोलते हैं प्रसुप्त। उसके बाद आता है मृत ज्वालामुखी, वैसे ज्वालामुखी जिससे गर्म लावा पहले निकलता था लेकिन अब नहीं निकलेगा, इसको हम लोग बोलते हैं मृत ज्वालामुखी। तो उम्मीद है कि समझ गए होंगे। अब ज्वालामुखी से जुड़े और भी कुछ बातें, जैसे ये हमारा है हिंद महासागर, ये आपको सपोज करना कि ये हिंद महासागर है। हिंद महासागर वाले क्षेत्र में एक क्या है, एक ज्वालामुखी है जिसको हम लोग बोलते हैं अस्ट्रामबोली ज्वालामुखी। क्वेश्चन आता है कि हिंद महासागर के क्षेत्र में एक ज्वालामुखी है, उसका नाम क्या है? अस्ट्रामबोली ज्वालामुखी है। ये अस्ट्रामबोली ज्वालामुखी क्या होती है कि जब रातों में ये भड़कती है तो उससे मतलब प्रकाश निकलती है और इसकी इतनी प्रकाश होती है ये कि ये इस हिंद महासागर के आस पास वाले क्षेत्र को प्रकाशमय कर देती है, अर्थात उसको बोल सकते हैं कि उस एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा लाइट देखने के लिए मिलता है, यानी मतलब वहाँ पे उजाला कर देता है। प्रकाशमयी होना यानी उजाला कर देता है, जैसे लगता है मानो दीपावली है। ठीक है, तो चूंकि जो हिंद महासागर के एरिया को ये प्रकाशमय कर देता है, इसीलिए इसको अस्ट्रामबोली जो ज्वालामुखी है इसको बोलते हैं हिंद महासागर का प्रकाश स्तंभ। क्या बोलते हैं? प्रकाश स्तंभ। ये बात आप लोग जानेंगे कि हिंद महासागर के जो एरिया में जो उत्पन्न होने वाली जो ज्वालामुखी है उसको बोलते हैं अस्ट्रामबोली, जिसे हिंद महासागर का प्रकाश स्तंभ के नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि जब ये ज्वालामुखी निकलती है तो क्या होता है कि हिंद महासागर के आसपास वाले एरिया में क्या होता है, प्रकाश फैल जाता है और अर्थात प्रकाशित कर देता है, यही कारण। तो ये आप लोग जाने। अच्छा, उसके बाद और बहुत सारा ज्वालामुखी है लेकिन आपको किसी के बारे में नहीं पता है, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम भारत के बारे में जाने। भारत के जो ज्वालामुखी है उसको, भारत में मात्र एक सक्रिय ज्वालामुखी, अस्ट्रामबोली भी एक सक्रिय ज्वालामुखी है जिससे निरंतर गर्म लावा निकलते रहती है। ठीक है, सक्रिय ज्वालामुखी का डिफिनेशन ऊपर में हमने बताया। तो भारत का एकमात्र ज्वालामुखी है जिसका नाम है बैरन ज्वालामुखी। अब ये बैरन ज्वालामुखी कहाँ पे, किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो किस क्षेत्र में होता है? तो ये जो क्षेत्र है इसको बोलते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्र में बैरन ज्वालामुखी है जो कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी के नाम से इसे जानते हैं। तो उम्मीद है कि ये ज्वालामुखी के बारे में भी आप लोग समझ गए होंगे। ज्वालामुखी से जुड़े कुछ और बातें, जैसे कई बार प्रश्न यहाँ से भारी मात्रा में आता है, जैसे कि मान लिया कि ये है, ये इसको मान लिया कि ये प्रशांत महासागर है। ठीक है, ये प्रशांत महासागर है, इसके एक ओर है एशिया महादेश, उसके बाद दूसरी ओर है ऑस्ट्रेलिया, और ऊपर में है ए से और नीचे में है एन ए, मान लिया कि। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया महादेश और ऑस्ट्रेलिया महादेश ये है। ठीक है, अब ये प्रशांत महासागर के चारों ओर जो किनारा वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो किनारा, यहाँ पे बहुत छिद्र है। ये छिद्र होने के कारण क्या बताए थे कि जहाँ पे छिद्र होगा वहीं पे ज्वालामुखी भड़कती है। क्योंकि इसके चारों ओर वलयाकार आकृति के रूप में चारों ओर बहुत मात्रा में छिद्र है, यही कारण है कि प्रशांत महासागर के जो एरिया में जो भी कंट्री बनता है, जो भी कंट्री पड़ता है, वो सारे कंट्री में ज्वालामुखी की घटना ज़्यादा मात्रा में देखना पड़ता है। वहाँ के लोगों को इसको बहुत ज़्यादा झेलना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन आता है कि प्रशांत महासागर के चारों ओर जो वलयाकार रूप में जो ज्वालामुखी पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं, इसी छिद्र के कारण यहाँ पे ज्वालामुखी उत्पन्न होती है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? अग्नि वलय बोलते हैं। ज्वालामुखी जब निकलते हैं तो आग निकलता है, तो इसीलिए इसको अग्नि वलय कहते हैं। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिंग फायर ऑफ पैसिफिक।
ठीक है, यानी प्रशांत महासागर का अग्निवलय, ठीक है, प्रशांत महासागर का अग्निवलय इसको कहते हैं। तो ज्वालामुखी से जुड़े भी सारे बातें हमने जान लिया। तो उम्मीद है कि आपको ये जो वीडियो है काफ़ी पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को आप क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों के पास शेयर करेंगे। लेकिन ये काम कब करना है, जब आपको पसंद आता है, तो लगता है कि नहीं हम इस वीडियो से सीखें, और सीखें तो कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा सीखें, तभी सब्सक्राइब करना है। क्योंकि सिंपल सी बात है दोस्तों, हम किसी का चैनल को क्यों सब्सक्राइब करेंगे, जब आपको फ़ायदा होगा। तो अगर आपको फ़ायदा होता तो ही मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना है, वरना ऐसे सब्सक्राइब करने के लिए हम खुद ही नहीं चाहते हैं कि बिना मेहनत किए हुए हम भी आगे बढ़ें। हम जब अच्छे से पढ़ाएंगे, आपको चीज़ें समझ में आएगी, वो प्रश्न आपके एग्ज़ाम में लड़ेगा, तभी जाकर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। क्योंकि एक बार जब किसी इंसान के ऊपर विश्वास बन जाता तो ऐसा लगता है कि नहीं ये इंसान विश्वास करने लायक है। अब ऐसा, इसका मतलब ये भी नहीं है कि अगर कोई मेरे ऊपर विश्वास कर रहा था उसके साथ हम विश्वासघात करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, वक्त आ गया इजाज़त का, आप अपने भाई को विदाई दीजिए और फिर हम लोग मिलेंगे इसी प्रकार के वीडियो को लेकर अगले एपिसोड में। आपका भाई, तब तक आप लोग का नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। खूब जमकर पढ़ाई करें, अपने सफलता को पाने में जी जान से जुटे रहें, और एक दिन हम लोग मेहनत करते करते एक दिन फाइनल सिलेक्शन लेकर रहेंगे और अपने सफलता को हासिल करके रहेंगे, और ये दुनिया को हम अपनी पहचान बता कर रहेंगे। थैंक यू।